हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये जो क्वेश्चन लिया हमने, इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं। ये हमारे पास है आरसीसी जो 6 सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है, 6th सेमेस्टर और 2019 का है, ठीक है। आप अगर पेपर देखेंगे 6 सेमेस्टर का 2019 का आरसीसी का पेपर, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्क्वायर कॉलम ऑफ 300 mm साइड कैरीज एन एक्सियल अल्टीमेट लोड, ठीक है, किलो न्यूटन, ये कैपिटल एन आएगा, किलो न्यूटन। डिज़ाइन द कॉलम यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। तो हमको यहाँ पे देखना है सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या गिवन कर रखा हमारे को। जो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को लिखें तो इस तरीके से लिखिए, फर्स्ट क्या हमारे को गिवन कर रखा है। तो गिवन कर रखा हमारे को साइड्स ऑफ द कॉलम, ठीक है, साइड्स ऑफ कॉलम। तो हमको क्या गिवन किया है, साइड्स ऑफ द कॉलम है 300 इंटू 300 mm इंटू 300 mm। ये कौन सा कॉलम है हमारे पास, स्क्वायर कॉलम, ठीक है। कौन सा कॉलम है, स्क्वायर कॉलम। और स्क्वायर कॉलम का सिंपल सा मतलब किसके साथ में है कि जो उसकी साइड्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वलेंट है, ठीक है। अगर आप दोनों साइड्स को देखेंगे तो वो दोनों साइड्स एक दूसरे के क्या हैं स्टूडेंट्स, इक्वलेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, देखिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी, जो लोड को कैरी कर रहा है वो है हमारे पास एक्सियल अल्टीमेट लोड, ओके, एक्सियल अल्टीमेट लोड, ओके। तो कितने लोड को कैरी कर रहे हैं, वो है हमारे पास 1000 किलो न्यूटन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1000 मल्टीप्लाइड 10⁻³ न्यूटन भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है स्टूडेंट्स FCK। व्हाट इज द FCK इज द 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड व्हाट इज द FY इज द 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको पहले सबसे पहले ये लिखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड, ये स्टेप्स होते हैं जब आप इस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में तो उसका एक अलग रहता है। हमको करना है डिज़ाइन ऑफ स्क्वायर कॉलम, ओके। स्क्वायर कॉलम को हमने क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको देखिए क्या गिवन कर रखा है, क्या फाइंड करना है और उन दोनों के बिटवीन क्या रिलेशंस हमारे को गिवन कर रखा है। ओके स्टूडेंट, जब भी आपको क्या करना है, कॉलम के बारे में पढ़ना है, तो हमारे को IS 456-2000 में कुछ क्लॉज हैं जिनको आपने अच्छे से पढ़ना है जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आप कोड लेकर के जाएंगे, ठीक है। कंपटीशन एग्ज़ाम को छोड़ करके जो भी यूनिवर्सिटी या फिर बीटेक डिप्लोमा का जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे कोड अलाउड है, ठीक है। तो आप कोड लेकर के जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को कहाँ पे गिवन कर रखा है। अगर स्टूडेंट्स आपको पता करना है मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ओके, मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो ये हमारे को दे रखा है क्लॉज नंबर 25.4 में। तो आप निकालिए इसको, आप प्लीज़ कोड लेकर के बैठेगा। इस क्वेश्चन से आपको पूरा कॉलम क्या आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं क्लॉज नंबर 25.4, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या हमारे को गिवन कर रखा है। आपने जब भी पढ़ना है कॉलम के बारे में तो कॉलम में कौन सा क्लॉज है, 25 नंबर क्लॉज को आप पढ़िए, ठीक है। क्लॉज नंबर 25 में दे रखा हमारे को कंप्रेशन मेंबर, ओके। कौन सा मेंबर है हमारे पास, कंप्रेशन मेंबर के बारे में। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, डेफिनेशन दे रखा है पहले आपको 25.1.1 में, कॉलम और स्टड में क्या है, कॉलम और स्टड बोथ आर कंप्रेशन मेंबर, यस और नो। कॉलम एक ऐसा मेंबर होता है जो लोड मूवमेंट दोनों को कैरी करता है, बट जो स्टड होता है वो ओनली क्या करता है, एक्सियल लोड को ही कैरी करता है। जो भी स्टड मेंबर होता है उसमें कभी भी क्या नहीं आता है, उस पर कभी भी बेंडिंग मूवमेंट डेवलप नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो भी कंप्रेशन मेंबर्स आर यूज्ड इन ट्रस में जो कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग स्ट्रट, ठीक है। छोटा छोटा सा इंफॉर्मेशन है,
मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को 2-3 बच्चों ने बोला था कि हमको सारा सर LSM के बारे में बता दीजिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए आपको बहुत सारा कॉलम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे को डिस्टेंस यहाँ पे क्या दे रखा है, कंप्रेशन मेंबर। अब जैसे स्टट है, स्टट क्या होता है, हमारे पास ट्रस मेंबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन लोड कैरी। ओके, ये जो मेंबर है ये सिर्फ कौन से लोड को कैरी करता है, एक्सियल कंप्रेशन को कैरी करता है। इसलिए जो भी ट्रस मेंबर्स होते हैं उनमें ऐसे मेंबर्स होते हैं कि जो सिर्फ क्या करें, टेंशन या फिर कंप्रेशन को क्या करते हैं, बियर करते हैं, ठीक है। जैसे ये मेंबर है तो इस मेंबर को अगर ये इसके आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्रस है, सपोज ये ट्रस है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये ट्रस बना लिया, अगर आप कहेंगे अब इस पर लोड लगा दिया आपने इस तरीके से, जब लोड लगाएंगे तो कुछ मेंबर इसमें कैसे होंगे, कंप्रेशन मेंबर होंगे, और कुछ मेंबर इसमें कैसे होंगे, टेंशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर जो भी होंगे वो कैसे होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें स्ट्रट कहेंगे। अब स्ट्रट के पीछे डेफिनेशन क्या है, ये वर्टिकल भी हो सकते हैं और इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये मेंबर है, जैसे सपोज अगर इस पर कंप्रेशन आता है तो ये किस पोजीशन में, अभी ये इंक्लाइंड पोजीशन में है। अगर यही कॉलम होता, कॉलम क्या इंक्लाइंड होता है, नहीं, कॉलम इंक्लाइंड नहीं होता है, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है, ठीक है। बट वो क्या करता है, बोथ को कैरी करता है, एक्सियल लोड को भी कैरी करता है और मूवमेंट को भी कैरी करके चलता है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे को दे रखा है सारा कुछ क्लॉज नंबर 25.1 में, ठीक है। क्लॉज नंबर 25.1 में आपको सारा कुछ गिवन करके दिया है, ठीक है। कॉलम और स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लैटरल डायमेंशन। अब आपसे 2 पॉइंट पूछे जाएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड पेडिस्टल, ठीक है। कॉलम और पेडिस्टल में क्या डिफरेंस है, कॉलम और स्ट्रट में क्या डिफरेंस है। तो कॉलम और स्ट्रट में तो आपको डिफरेंस पता चल गया, बोथ आर कंप्रेशन मेंबर। सिर्फ स्ट्रट क्या करता है, एक्सियल कंप्रेशन लोड को कैरी करता है, बट जो कॉलम होता है वो एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग मोमेंट बोथ को क्या करता है, कैरी करता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड पेडिस्टल, तो आप क्या कहेंगे कि सर कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो उसका लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ pedestal member is less than 3 times of the least lateral dimension, but in case column के केस में क्या होता है, वो 3 times of the least lateral dimension से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक हमारे पास डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास अगर जैसे आपको पता करना है शॉर्ट कॉलम एंड सिलेंडर मेंबर के रिस्पेक्ट में, अगर आपको पता करना है कि कोई भी कॉलम है शॉर्ट है या फिर सिलेंडर मीन्स लॉन्ग कॉलम है, तो हम लोग किसके बेसिस पे बताते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग सिंपली बताते हैं सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे, ठीक है। इफ सिलेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 12 इन द बोथ एक्सेस, एक्स एक्स एंड वाई वाई में अगर आप देखेंगे, अगर बोथ में सिलेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 12, देन दिस टाइप ऑफ कॉलम इज नॉन एज द शॉर्ट कॉलम। अगर उन दोनों में से अगर किसी भी एक्सिस के अलोंग सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू अगर 12 से ज़्यादा होता है तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग कॉलम कहेंगे। ये सारा कहाँ पे गिवन कर रखा है, 25.1.2 क्लॉज में आपको गिवन कर रखा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको अनसपोर्टेड लेंथ दे रखा है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, सिलेंडरनेस लिमिट ऑफ द कॉलम, ऑल पॉइंट्स आर गिवन इन द कोड, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग सोचते हैं कि जो लोड है वो कॉलम के क्या कर रहा होगा, एक्सिस से पास कर रहा होगा, बट जो हमारे पास कोड है IS 4562,000, कोड क्या कहता है, कोड कहता है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो भी लोड आएगा वो किससे पास कर जाएगा, एक्सिस ऑफ द कॉलम से पास कर जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल एज पर IS कोड 4562,000। वो क्या कहता है कि उस कॉलम के पास क्या होनी चाहिए, एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी होना चाहिए। अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी है तो फिर क्या होगा, तो देखिए मूवमेंट तो आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, यस और नो। अगर मूवमेंट इसेंट्रिसिटी के कारण क्या रहा है, मूवमेंट डेवलप हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ऐसे जैसे ये हमारे पास है, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास क्या है, कॉलम है लाइक दिस। अगर ये क्या है, एक्सेस लाइक दिस, दिस इज द एक्सेस ऑफ द कॉलम।
अगर लोड इस तरीके से पास कर रहा है, ऐसा सिर्फ थियोरटिकल पॉसिबल है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। प्रैक्टिकली क्या है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी इसका होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे लोड लग रहा होगा, ठीक है। कोड के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपको क्या करके चलना है, कंसीडर करके चलना है इन केस ऑफ डिजाइन, ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो अगर आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स, तो कौन सा क्लॉज नंबर है, क्लॉज नंबर 25.4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ध्यान से देखिए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी ये हमारे पास होता है लीस्ट, ये जगह अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ टू द 500, ओके, टू द 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन बाय 30, ओके, अनसपोर्टेड लेंथ बाय 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन बाय 30, और दूसरा हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 20 mm, ओके, विच एवर इज मैक्स, जो इन दोनों में से क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। जो इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू का होगा उसे कंसीडर करके चलेंगे। अगर सपोज ये वैल्यू हमारे पास आता है 19, ये वैल्यू है 20, तो कौन सा वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, 20। अगर सपोज ये वैल्यू हमारे पास आता है 21, ये है 20, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 21। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम इसेंट्रिसिटी, अगर आपको कोई डाटा गिवन नहीं कर रखा है, आपसे पूछा जाए कि थियोरेटिकली सिंपल सा बताइए कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितना होगा किसी भी केस में, चाहे एक्स एक्सिस में चाहे वाई एक्सिस में, आप कहेंगे सर 20 mm से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना, 20 mm से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी पता करना है तो सिंपली आप क्लॉज नंबर 25.4 की हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम लोग देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या पढ़ना है, एक सेकेंड वेट, अगर आपको पढ़ना है कि लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट हमने कितना प्रोवाइड करना है, तो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के बारे में आपको गिवन कर रखा है सारा कुछ, क्लॉज नंबर, ठीक है, ये दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के बारे में अगर आपने अच्छे से स्टडी करना है तो क्लॉज नंबर है हमारे पास 26.5.3। आप इस क्लॉज पे जाइए, आप इस क्लॉज पे सारा आपको गिवन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को गिवन कर रखे हैं क्लॉज नंबर 26.5.3.1, ठीक है, कि आपको मिनिमम कितना रिइंफोर्समेंट चाहिए, मैक्सिमम कितना रिइंफोर्समेंट चाहिए। जैसे मिनिमम कितना हमारे पास 0.8, मैक्सिमम कितना होता है हमारे पास 6% होता है। जैसे आपको दे रखा है मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन द सर्कुलर कॉलम इज 6 एंड रेक्टेंगुलर कॉलम इज 4। नेक्स्ट दे रखा है द बार सेल नॉट बी लेस देन 12 mm, ठीक है, जो भी आप बार यूज़ कर रहे हैं कॉलम में, वो आप 12 mm डाया से कम का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है कि जो भी आपके पास, जब आप हेलिकल रिइंफोर्समेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है, हेलिकल रिइंफोर्समेंट दो तरीके का होता है, एक हेलिकल रिइंफोर्समेंट होता है और एक टाइज होता है, ठीक है। तो जो हम देख सकते, ओके स्टूडेंट्स, जो भी आपको पता करना है, ठीक है, अगर हमारे पास जैसे हेलिकल रिइंफोर्समेंट है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि वहाँ पे मिनिमम 6 नंबर ऑफ बार यूज़ करने। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि सिर्फ सर्कुलर कॉलम में, नो, सर्कुलर, देखिए हेलिकल रिइंफोर्समेंट्स आर जनरली यूज्ड इन सर्कुलर कॉलम, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कॉलम में यूज़ करेंगे तो बड़ी डिफ़िकल्ट होता है, हम लोग इजीली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, बट सर्कुलर कॉलम में जनरली यूज़ करते हैं। अब बताइए सर्कुलर कॉलम में मिनिमम कितने बार यूज़ किए जाते हैं, 6। तो यही कंडीशन इसमें भी लिखा हुआ है, ई पॉइंट में लिखा है, ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम हैविंग हेलिकल रिइंफोर्समेंट शैल हैव एट लीस्ट 6 बार ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट विद इन द हेलिकल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और जैसे हमारे को नेक्स्ट दे रखा है स्पेसिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर्ड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द कॉलम शैल नॉट एक्सीड 300 mm। अगर आप जैसे देखना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास ये हमारे पास क्या है, जैसे कि कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम में जो आप ये बार देख रहे हैं, ये क्या है, पेरीफेरी के अलोंग हमने क्या कर रखे, जैसे बार प्रोवाइड कर रखे, कितने हो गए हमारे पास, 2 2 4 6।
तो इनके बिटवीन जो स्पेसिंग है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर IS 456-2000। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, एच पॉइंट है, इन केस ऑफ पेडिस्टल इन विच द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट इन द स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। मतलब जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, जो उसने हमने जो भी पेडिस्टल बनाते हैं उसमें जो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन में कंसिडर नहीं करके चलते, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नॉमिनल लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट नॉट लेस देन 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया शैल बी प्रोवाइडेड। और आपको जो मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है वो 0.15% से ज़्यादा कम आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। चाहे आप FE 415 यूज़ करिए, चाहे FE 250 यूज़ करिए, आपको मिनिमम 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए। ये हमारे को दे रखा था, किस क्लॉज में दे रखा था सारा कुछ, क्लॉज नंबर 26.5.3.1 में हमारे को सारा कुछ गिवन कर रखा है। इससे पहले कौन सा क्लॉज पढ़ना था स्टूडेंट्स आपने, क्लॉज नंबर 25 में क्लॉज नंबर 1, 0.2, 0.3, 0.4 तक आपने स्टडी करना है। 25.1, 25.2, 25.3, 25.4। नेक्स्ट आपने पढ़ना था क्लॉज नंबर 26.5.1, 0.3, ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ना है, जो आपने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ना है, 26.5.3.2 में आपने C एंड D पढ़ना है इसका, जहाँ पे आपको क्या गिवन कर रखा है, जो आप लेटरल टाइज या फिर स्पाइरल जो रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं एज ए सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, उसके बिटवीन स्पेसिंग और उसके डाया के फॉर्म में हम लोग पता करते हैं, ठीक है। वो हम लोग अपने इस क्वेश्चन में देख लेंगे ऑलरेडी। नेक्स्ट जो हमको स्टडी करना है स्टूडेंट्स, वो करना है पेज नंबर 71। किस पे जाना आपने, पेज नंबर 71 पे आपको सारा कुछ गिवन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 71। तो ये हमारे पास है पेज नंबर 71, ठीक है। क्लॉज नंबर आपको कहाँ से गिवन कर रखा है, 39 से गिवन कर रखा है। क्लॉज नंबर 39.1, 0.2, 0.3, ठीक है ना। और ये हमारे को जो गिवन कर रखा है, ये हमको गिवन किया हुआ है 39.7.1.1 तक हमारे को गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स। अगर आपको कंप्रेशन मेंबर का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, क्लॉज नंबर 25, क्लॉज नंबर 26 एंड क्लॉज नंबर 39 से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर वो LSM का क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट्स WSM का है तो WSM के केस में आपको जाना पड़ेगा, बस एक सेकेंड, ये आपको गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स, Annex B में आपको गिवन कर रखा है। Annex B में B3 है, जैसे B1, B2, B3, Annex B में B3 पे आप जाइए, वहाँ पे आपको WSM मेथड का सारा कुछ गिवन कर रखा है। WSM मेथड, ठीक है। WSM मेथड कौन सा हमारे पास, ध्यान से देखिए, WSM मेथड, और ये है B3 में कंप्रेशन मेंबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है ना, टोटली इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग अपने इस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप ध्यान से पढ़िए कि जब भी हमारे को क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ पे हमारे को क्या गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अभी मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। क्वेश्चन में जो हमारे को गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, हमारे को एक तो उन्होंने एक्सियल अल्टीमेट लोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सियल अल्टीमेट लोड कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सियल अल्टीमेट लोड इज द 1000 किलो न्यूटन, मीन्स 1000 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन है। ओके, ये हमारे को गिवन कर रखा है। अब बताइए लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम कितना होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो फॉर्मूला है, PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FYASC, ठीक है। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग कब यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे जब लोड क्या होगा, एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा।
ठीक है, लोड पासिस थ्रू ए मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं लोड पासिस थ्रू ए मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ओके, ई मेन। और ये डाटा कहाँ से लिया जाएगा? क्लॉज नंबर 25.4 से, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 25.4 से जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, वहाँ से हम लोग पहले मिनिमम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे और उस मिनिमम इसेंट्रिसिटी को कंपेयर किसके साथ में किया जाएगा, वो हम लोग करते हैं 0.05 टाइम्स द 0.05 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अगर आप एक्स एक्स में देखेंगे तो आपको एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, अगर वाई वाई में देख रहे हैं तो वाई वाई के रिस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपने क्या फाइंड कर लिया, ई एक्स एक्स फाइंड किया, तो ये वैल्यू ये किसके अकॉर्डिंग है, 25.4 क्लॉज के अकॉर्डिंग है। ये वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेल नॉट शुड बी सेल नॉट एक्सीड, किससे ज़्यादा होना चाहिए, 0.05 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ओके। ये वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है देन उस केस में हम लोग जो लोड कैरिंग कैपेसिटी में किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी का हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी का यूज़ करेंगे। अगर स्टूडेंट्स लोड क्या कर रहा है, एक्सियली है, लोड क्या कर रहा है, एक्सियली पासेज है, ठीक है, लोड passes through the axis of the column, तो उस केस में स्टूडेंट्स व्हाट इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, इट इज इक्वलेंट 0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.75 एफ वाई ए एस सी, ओके। तो इसका नोटेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसको हमने पहले भी यूज़ किए हैं। व्हाट इज द पी यू, पी यू इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, व्हाट इज द एफ सी के, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ओके। एंड व्हाट इज द ए सी इज द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, इट इज नॉट एरिया ऑफ कॉलम। एफ वाई इज द यील्ड स्ट्रेंथ, ओके, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप Fe 250 यूज़ कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं Fe 250, व्हाट इज़ द वैल्यू एफ वाई इज़ द 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आप कौन सा वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप Fe 415 कर रहे हैं तो एफ का वैल्यू हो जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे क्या किया M30 यूज़ किया तो व्हाट इज़ द एफ सी के इज़ द 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारे सारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ द ए सी इज़ द एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपसे अगर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दो फॉर्मूलेज हैं, प्लीज़ इन दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए। एक फार्मूला हमारे पास ये वाला है, एक फार्मूला हमारे पास ये है, पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई एस सी, पी यू इक्वल टू 0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.75 एफ वाई एस सी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर लोड एक्स से कॉलम के सेंटर जो सी जी है उससे पास ना करके अगर एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी से भी पास करता है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कितने % से रिड्यूस कर जाती है, ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना, वो 11% से लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि 11% से कम हुआ है तो क्यों हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स अब उसके पास एडिशनल स्ट्रेसेस भी आते हैं ड्यू टू बेंडिंग। क्लियर हो गया,
यस और नो। अगर डायरेक्ट लोड ना करके इसके एक्सिस सीजी से पास ना करे, अगर वो कुछ मतलब मिनिमम इसेंट्रिसिटी से भी पास करता है तो भी 11% लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था। तो अब हमारे को अगर इतना सारा पॉइंट क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग अब अपने क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं। अब तो कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने में तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, एक एक पॉइंट देखिए ध्यान से। फॉर्मूला हमारे पास है पी यू इक्वल टू 0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.75 एफ वाई ए एस सी। रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सियली अल्टीमेटेड लोड है। एक्सियली अल्टीमेट, अगर सिर्फ उन्होंने लिखा होता अल्टीमेट लोड, अगर एक्सियल लिख करके नहीं देखा होता, या फिर लिख देते हो ब्रैकेट में इग्नोर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, 2 पॉइंट, या तो वो एक्सियल लिख करके दे दें या फिर वो ये लिख करके देते इग्नोर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो उस केस में हम लोग इस वाले फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम लोग किस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ आई ए एस सी वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द पी यू, पी इज ऑलरेडी गिवन। अब देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन में लिखा होता वर्किंग लोड तो उसको पहले अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट करते। कैसे करते, 1.5 का मल्टीप्लाई करते। बट इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आपको क्या गिवन कर रखा, अल्टीमेट लोड ऑलरेडी आपको गिवन कर रखा है। तो मीन्स पी यू इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन इक्वल टू 0.45 एफ सी के। एफ सी के इज द 20, देखे वाई, बिकॉज M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है ना, तो M20 का 20 क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई AC, AC इज द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, इट इज नॉट गिवन। देखिए हमारे को गिवन कर रखा है एरिया ऑफ कॉलम, ये हमारे पास कितना है 300 इंटू 300। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9, ओके 90,000 माइनस ASC, मतलब अगर एरिया ऑफ कॉन्क्रीट क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखते जाइए। AC इक्वल टू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, इट इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील, जो आपने क्या कर रखा है, यूज कर रखा है। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को आप, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ कॉलम में से अगर आप एरिया ऑफ स्टील को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, AC का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, AC इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील। तो इस ऐसे लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 0.75 मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई ASC। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं आप, यहाँ से आप ASC का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द ASC, आप जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सारा कुछ सॉल्व कर लीजिए, तो ASC का जो वैल्यू आएगा आपके पास, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट 628.82 mm स्क्वायर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑलरेडी यही आंसर आएगा, या कोई भी आंसर आए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ASC का मतलब हो गया एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन। अब देखिए, अब आपको पता करना है नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स यूज्ड इन कॉलम। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक तो पॉइंट पता होना चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने होते हैं। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ बार, तो बोले कितने होंगे हमारे पास, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने होने चाहिए, 4 से ज़्यादा होने चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा हमारे बार हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, इन केस ऑफ रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो। बट इन केस ऑफ सर्कुलर 6 नंबर ऑफ बार। तो अगर आपको नंबर ऑफ बार पता करने तो आप क्या कहेंगे, टोटल रिइंफोर्समेंट डिवाइड में एरिया ऑफ 1 बार। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर ऑफ बार क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं सिंपली स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे एक बार, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट एज्यूम करना है, एज्यूम जो हम लोग बार यूज कर रहे हैं वो कितने का करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे गिवन कर रखे हैं हमारे को, 26 जो मैंने आपको बताया था उस क्लॉज में आपको क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ गिवन कर रखा है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना चाहिए। अब जैसे आप एज्यूम डाया ऑफ बार, ठीक है, जो भी आप बार का डाया एज्यूम कर रहे हैं वो किससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब सेल नॉट बी लेस देन 12 mm, मतलब 12 mm से कम नहीं होना चाहिए।
आप 12 mm भी कर सकते हैं और 16 mm कर सकते हैं, 20 mm कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें उस तरीके से करिए। क्योंकि डिज़ाइन में स्टूडेंट्स स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, कभी भी डिज़ाइन में किसके मार्क्स नहीं होते हैं, ये कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं होते हैं। वहाँ पे आपके स्टेप्स देखे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को आपने क्या किया, यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डाया ऑफ बार। तो कैसे करें हम लोग, हमने एज्यूम कर लिया, फर्स्ट एज्यूम हम लोगों ने क्या किया, 16 mm डाया बार यूज़ किया। ठीक है, एज्यूम डाया ऑफ बार इक्वल टू 16 mm। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ बार जो होगा वो कितना आ जाएगा, π/4 मल्टीप्लाई 16 का होल स्क्वायर। आप जब देखेंगे कैलकुलेशन करके, ये कैलकुलेशन आएगा हमारे पास 201.06 mm²। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो बोले नंबर ऑफ बार, तो टोटल रिइंफोर्समेंट कितना है, नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, एज पर ये हो जाएगा 628.82 डिवाइड में 201.06। तो आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3.17, क्या बोलिए, ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्या, नो, ये नहीं कर सकते। अब हमारे को रीचेक करना पड़ेगा, मतलब चेक हो गया ना, मिनिमम कितने बार चाहिए, 4, पर इसके अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं, 3.17। करने को 3.17 बार तो यूज नहीं हो सकते, हमको करना तो 4 ही पड़ेगा। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, डाया को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग कर रहे हैं सेकंड एज्यूम, जो कर रहे हैं हम लोग दोबारा एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम अगेन। ठीक है ना, अगेन एज्यूम डाया ऑफ बार कितना कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 12 mm कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 12 mm से कम नहीं कर सकते, 12 mm से कम नहीं कर सकते, 12 mm भी कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन 12 mm। ठीक है, मतलब 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ये लिखा है कि 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये नहीं लिखा है 12 mm से ज़्यादा होना चाहिए, 12 mm या फिर 12 mm से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/4 मल्टीप्लाई 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ बार। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द बार जब आप 12 से करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 113.097 mm²। तो बोलिए नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल रेनफोर्समेंट 628.82 डिवाइड में 113.097, आप डिवाइड करेंगे 5.5, अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया, 6 बार। क्या ये सही है, यस ये सही है। हमको मिनिमम 4 करने हैं, पर हमारे कितने आ गए, 6, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 6/12 mm डाया ऑफ बार्स प्रोवाइडेड इन कॉलम। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे को पता करना है स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन या हमारे पास सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट जो है। तो हम लोग यहाँ पे पता करेंगे लेटरल टाइज के बारे में पता करेंगे। तो लेटरल टाइज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रेंथ वो हमारे पास ये है। एक तो हो जाएगा हमारे पास 6 mm, एक हो जाएगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई में डाया मैक्स। ओके, डाया मैक्स का मतलब 5 क्या हमारे पास, डाया ऑफ मतलब मैक्स लिखते हैं हम लोग, मैक्स डाया ऑफ, यहाँ पे मैक्स लिख देते हैं, मैक्स डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। जैसे सपोज अगर आपके पास 2 तरीके की बार यूज कर सकते हैं, कैसे कि आप कुछ बार आप क्या कर लीजिए 16 के और कुछ। ओके स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास है स्पेसिंग बिटवीन लेटरल टाइज। तो आप पता कर सकते हैं डाया। ठीक है, ये पहले हम लोग पता कर रहे हैं डाया के बारे में। तो डाया ऑफ द लेटरल टाइज क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाई 5x। तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। हमने क्वेश्चन में क्या ले रखा है, 12 ले रखा है। तो यहाँ पे कितना जगह 3 mm। तो हमको जो डाया ऑफ लेटरल टाइज देखना वो क्या होगा, इन दोनों में से जो मैक्स होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे 3 mm और एक है हमारे पास 6 mm, विच एवर इज मैक्स। इन दोनों में से क्या है जो मैक्स कंसिडर करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 लेटरल टाइज। ओके, 5 लेटरल टाइज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6 mm। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, स्पेसिंग। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डाया। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिंग बिटवीन लेटरल टाइज। ठीक है, बिटवीन
लेटरल टाइज। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यही हमारे पास सर्कुलर कॉलम होता तो हम लोग किसकी बात कर रहे होते, यहाँ पे हेलिकल रिइंफोर्समेंट की बात करते। बट अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्क्वायर कॉलम या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम में लेटरल टाइज को देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या हमारे पास, ध्यान से देखिए, जो हमारे पास स्पेसिंग है वो हमारे पास क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम। ओके, लॉन्गिट्यूडनल बार। नेक्स्ट है हमारे पास 48 मल्टीप्लाई में डाया ऑफ लेटरल टाइज। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 300 mm, विच एवर इज मिनिमम। विच एवर इज मिनिमम। तो स्टूडेंट्स आप खुद से देख लीजिए, व्हाट इज द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, 300 mm। ओके, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 16 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि हमारे पास क्या है 12 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 12×72 192 mm। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 288 mm। एंड दिस वन इज़ द 300। तो विच एवर इज मिनिमम, तो बोलिए क्या आ जाएगा, स्पेसिंग। स्पेसिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, स्पेसिंग है हमारे पास 192 mm। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा, ड्रॉ करने पे देखिए, ये हमारे पास है कॉलम इस तरीके से। ओके, और इसमें हमारे पास कितने बार यूज़ करने हैं, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6। हमको ये स्पेसिंग को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। स्पेसिंग को ध्यान में रख करके क्या करना है, हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। स्पेसिंग को ध्यान में रख करके, मतलब जो स्पेसिंग है ये कितना होना चाहिए, 192 mm के मतलब होना चाहिए, इतना स्पेसिंग होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और जो हम लेटरल टाइज का देखेंगे, तो लेटरल टाइज कैसे होगा, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लेटरल टाइज को यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमने लेटरल टाइज को यूज़ कर रखा है। अगर आप इसको क्या देखते हैं, फ्रंट व्यू देखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, लेटरल टाइज होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेसिंग है, दिस स्पेसिंग इज़ द 192 mm। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, सारे पॉइंट्स को लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको फुल मार्क्स आएंगे, 6 में से 6 नंबर आएंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके का आप क्वेश्चन करके आइए, आई थिंक आपको हेल्प होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।